दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। बात हम रोज करते हैं किरण पटेल की, और इसमें लगातार अब हितेश पंड्या साहब भी जुड़े हुए हैं। हमारी जो बातचीत होती है उसमें एक आपको अपडेट दे दूं, आप शायद पता हो या ना हो, लेकिन जगदीश चावड़ा साहब ने जो एक एफआईआर दर्ज करवाई थी, जो आप सबको पता है कि इसके बारे में हमने सबसे पहले आपको बताया था, किरण पटेल और उनकी बीवी मालिनी पटेल के खिलाफ। फरियाद इसलिए करवाई थी क्योंकि उनका कहना था कि उनका बंगलो जो था 15 करोड़ या उससे कुछ ज्यादा की कीमत का, उस बंगलो को हथियाने की कोशिश किरण पटेल ने उनकी बीवी के साथ मिलकर की। वो सफल नहीं रहे, लेकिन वो कोशिश की गई, और इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज हुई। तो जो इनकी बीवी थी मालिनी पटेल, वो कहा जाता है कि वो डॉक्टर भी है, वो भी डॉक्टर है, वो फरार हो चुकी थी, और उसको पुलिस जो है अब पकड़ने में कामयाब हो चुकी है। तो गुजरात में जंबूसर करके एक इलाका है, तो जंबूसर में उनकी बीवी की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है, और क्राइम ब्रांच जो है अहमदाबाद उनको लेके वापस आ चुकी है। ये एक खबर है, तो ये आपको बता दें। किरण पटेल अब अभी तक श्रीनगर की जेल में बंद हैं, और इनकी बीवी अब यहाँ पे क्राइम ब्रांच में जो लॉकअप है उसमें अब उसके वातावरण का आनंद ले रही है। बात करनी है हितेश पंड्या साहब की। हितेश पंड्या साहब के बारे में जितना जितना हम जानकारी पाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा रोचक और इंटरेस्टिंग चीजें जो है वो जानने को मिल रही है। जैसे कहा जाता है कि जिस तरह से किरण पटेल को कश्मीर में जाके जो प्रोटोकॉल मिला, और जिस तरह से वो आन बान शान से सबको मामू बना के, चूना लगा के घूमते रहे, फिरते रहे, और जो ठाठ-माठ से, जो तामझाम से उन्होंने पूरा कार्यक्रम सरेआम, खुलेआम जो किया, स्टाइल है भाई उनका। वैसे ही हितेश पंड्या साहब के बारे में ये कहा जाता है, जो कि किरण पटेल के मित्र अमित पंड्या के पिताजी, गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय में पीआरओ की पोस्ट पर लगातार 22-23 साल उन्होंने काम किया। नरेंद्र भाई ही उनको लेके आए थे, और उसके बाद वो आनंदीबेन के समय में भी रहे, विजय रूपाणी के वक्त में भी रहे, और भूपेंद्र पटेल साहब के वक्त में भी अब तक थे। उनका भी जो तरीका है अपने आप को प्रस्तुत करने का, अफसरों में अपने आसपास के जो भी सेक्रेटरीज हो, सरकारी क्लास वन से लेके कोई भी अफसर हो, कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, वो एक बड़ा ऐसे ही जो है एकदम रुआबदार रहता था, ये बताया जा रहा है। वो किसी भी गुजरात के किसी भी जिले के अगर प्रवास पे निकले हो, तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को ये मैसेज दे दिया जाता था कि मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई बहुत बड़ा अफ़सर आ रहा है, तो आप जो है भैया उनकी जो है खातिरदारी में कोई ढील मत करना, कोई 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 चूक नहीं होनी चाहिए उनकी खातिरदारी में। तो जब ये जाते थे, तो किसी भी जिले का जो प्रशासनिक तंत्र रहता था, वो एकदम चुस्त, दुरुस्त और मुस्तैद होकर बिल्कुल जो है उनके आस-पास खड़ा रहता था। तो बढ़िया साहब, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, ये बताइए? एक चीज़ ये भी हमको बताई जा रही है कि किसी भी जिले में जब वो जाते थे, तो उन अफ़सरों को ये इस तरह से प्रोपोगेट किया जाता था कि ये जो है मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं। तो अगर आप इनको खुश रखेंगे, तो आपका भला होगा, और ये अगर आपसे नाराज़ हो गए, मुख्यमंत्री जो है, वो फिर इनकी बहुत सुनते हैं। तो हो सकता है भैया आपकी जो है फिर करियर जो है उसमें कुछ लफड़ा-वफड़ा हो जाए, तो फिर कहना मत, इनको सँभालिए,
इनकी सेवा ठीक से कीजिए, तब फिर आपको कोई तकलीफ नहीं है। और हितेश पंड्या के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से ही वो फ़ोन जाते थे, किसी से करवाते थे वो, अपने नीचे के जो कर्मचारी उनके नीचे जो काम कर रहे होते होंगे, उन्हीं से वो फ़ोन करवाते थे और ये कहलवाते थे कि बता दो, हम आ रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात जो हमको पता चली वो ये है, के साथ-साथ कि अफ़सर भी जो हैं इनको खुश करने के लिए बहुत सारी कीमती भेंट, सौगातें जो है उनको उनके चरणों में रख देते थे कि भैया हमारा ख़्याल रखना बस। ये अपने आप को एक उन्होंने उपनाम दिया हुआ है, दादू। दादू उपनाम दिया है उन्होंने अपने आप को। दादू नामा से वो फ़ेसबुक पे लिखते करते हैं, कविता जैसा कुछ होता है। अब इसको आप कविता कहेंगे, नहीं कहेंगे, वो आप पढ़ के अगर गुजराती पढ़ना जानते हैं तो आप पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। और पद्य जैसा कुछ होता है, ये ज़रूर हम कह सकते हैं। तो एक चीज़ और भी जानने को मिली कि वो जो दादू हैं, तो क्या पता वो दादू से ही अपने आप को संबोधित करवाना पसंद करते थे। आप मुझे दादू कहिए, मैं तो दादू मतलब कि दादू। उसमें जो है उनको सुपीरियरिटी एक सुपीरियर होने की फ़ील आती होगी और लगता होता कि ये सब मैं इन सब का दादू हूँ, ये सब मेरे पोते-पोतियाँ हैं। ऐसा भी हो सकता है। और ये भी सुनने में आया है कि ये जब भी कहीं किसी को सिफ़ारिश कर देते थे, चाहे वो निजी क्षेत्र का कोई मामला हो या फिर सरकारी, तो उनकी जो सिफ़ारिश होती थी, उनको तुरंत लोग जो है इसको स्वीकार कर लेते थे क्योंकि भाई इनका जो कहा है, वो कौन टालेगा? ये इन्होंने एक छवि बना के रखी थी, इमेज बना के रखी थी अपनी। मैं इनकी कुछ आपको वीडियोज़ दिखाना चाहता हूँ। वीडियोज़ में हमने जो है आवाज़ म्यूट की हुई है। वीडियोज़ जो है इनके फ़ेसबुक अकाउंट से ही हमने ली है, कोई अ, ऐसा नहीं कि कहीं बहुत बड़ी खोजी पत्रकारिता करके ले ली हो, ऐसा कुछ नहीं। उनके फ़ेसबुक अकाउंट में बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं। तो उनमें से ये कुछ वीडियोज़ हमने लिए क्योंकि हमने देखा कि इनका जो जो प्रकृति इनकी जो देखी हमने, जो इनका नेचर देखा पंड्या साहब का, इन सब वीडियोज़ को हम देख रहे थे, तो हमको लगा कि ये कहीं कुछ अलग ही विश्व में रहते हैं शायद। और वैसे हँसी-खुशी वाला परिवार है। नाचने का बड़ा शौक है इनको। और शुरुआत में आप देखेंगे कि एक जम्मू कश्मीर का आपको वीडियो देखा था, उसकी भी हमने आवाज़ निकाली। आवाज़ जो है एडिट कर दी है, वो रखी नहीं है। आप देखेंगे कि नरेंद्र भाई का एक सच्चा और पक्का सोल्जर या सिपाही कैसा होना चाहिए, हितेश पंड्या साहब जैसा होना चाहिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का माहौल बनाने में और उनकी जितनी हो सके उतनी मज़ाक करने में ये पीछे नहीं हटते हैं। तो वो भी हम जोड़ दिया है हमने, तो पहले आपको वो दिखा दें, थोड़ा लंबा है और दृश्य देख के आप भी जो है प्रफुल्लित हो जाएँगे, ऐसा हमको लगता है। देखिए, बातचीत तो हमारी चलती रहेगी, हम तो करते रहेंगे, वो तो होगा ही, क्योंकि इसमें तो आवाज़ नहीं है, तो हमको भी थोड़ा पीछे कमेंट्री देना पड़ेगा ना, हम वो देंगे कमेंट्री। आप ये एक वीडियो जो मैं कह रहा था कि ये वीडियो जो है उन्होंने ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है, वो जब गए थे इनकी भारत जोड़ो यात्रा के अ, समापन के बाद, उसके बाद जो ये दोनों भाई-बहन जो है वो गुलमर्ग में और यहाँ श्रीनगर में और ये सब जो उन्होंने जो है एक-दूसरे के साथ मस्ती-मज़ाक किया, उस पर बड़ा तंज कसता हुआ ये पूरा एक वीडियो बना था जो डेफ़िनेटली भारतीय जनता पार्टी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ही बना होगा। अंत में ये कहा जा कर इस वीडियो में कहने का सार ये था कि ये दोनों भाई-बहन इतनी मस्ती से वहाँ इसलिए घूम फिर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने वहाँ पे जो है 370 की धारा इनऑपरेटिव कर दी है और इसीलिए ये लोग जो हैं दोनों भाई-बहन इस मस्ती से, इस मज़ाक से वहाँ पे घूम फिर पा पा रहे हैं और खेल पा रहे हैं।
ये हितेश पंड्या साहब हैं, ये इनकी धर्मपत्नी है आशा बहन। ये कुंभलगढ़ शायद कहीं गए थे और ये अकेले नहीं जाते, इनका पूरा ग्रुप जाता है। और हमको ये बताया जा रहा है कि जहाँ-जहाँ भी जाते हैं, वहाँ वही एक सिस्टम है कि एक फ़ोन चला जाता है कि गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय के बहुत बड़े अफ़सर वो आ रहे हैं, तो भाई इनके लिए वीवीआईपी जो है व्यवस्थाएँ की जाए और अकेले नहीं आएँगे, साथ में कुछ दोस्तों को भी लेके जाएँगे क्योंकि उनको ये भी हमने सुना है कि थोड़ा ये भी शौक था कि वो अपने आस-पास के लोगों में ये छवि को मेंटेन करके रखें कि भाई देखो मैं बड़ा रसूखदार आदमी हूँ और मेरे साथ रहोगे तो फिर देखो आप क्या-क्या ऐश कर सकते हो, सरकारी खर्चे पे या तो किसी सिफ़ारिश पर, आम तौर पर इन सब चीज़ों को वो एक अपने ताकत या अपने पहुँच या पैठ कितनी है, उसका प्रदर्शन करने के लिए भी किया करते थे। ये सब जो है हमको जब हम लोगों से पूछते हैं तो हमको बताया जा रहा है। एक बड़ी एक एक दूसरी एक और बात है जो बड़ी कंसर्न पैदा करती है, वो ये है कि हितेश पंड्या साहब ने ये भी बताया जा रहा है कि जब वो बतौर पीआरओ काम कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने कुछ कुछ जिसे कहते हैं ना कि मतलब कोई सरकारी नहीं लेकिन निजी स्टाफ मतलब खान मतलब सिविलियन जैसे उसका सरकार से कोई लेन-देन है ही नहीं। तो सिविलियंस जो है, जो ना सरकार के पेरोल पे थे, ना वो कोई कॉन्ट्रैक्ट पे थे, उनको ऐसे कुछ व्यक्तियों को ये कहा जा रहा है कि हितेश पंड्या साहब ने सीएमओ में जॉब पे दिलवाई थी वहाँ पे, उनको नौकरी पे रखा था। वो उन्हीं के लोग थे और उन्हीं के लोगों को कर्मचारी के तौर पर उन्होंने सीएम कार्यालय में घुसा दिया था। और ये जो लोग होते थे, ये सब जो है हितेश पंड्या के बहुत ही विश्वास पात्र लोग मतलब उन्हीं के वफ़ादार व्यक्ति की तरह काम किया करते थे। और क्योंकि इन सब का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हितेश पंड्या साहब के साथ निजी कोई न कोई रिश्ता हुआ करता था। और यही लोग जो हैं, ये इनके लिए एक हवा बनाते थे, इनके लिए एक वो परसेप्शन खड़ा कर देते थे, वो फ़ोन भी वही करते थे। कहते थे कि सीएम कार्यालय से, मुख्यमंत्री कार्यालय से बहुत बड़े व्यक्ति आ रहे हैं, भाई साहब आप उनकी ज़रा खातिरदारी करने की तैयारी कर लो। तो ये सब उनके वो रहे अब इतना ही नहीं है, वो और कितने ज़्यादा अपने आप को नरेंद्र मोदी साहब के बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि एक लॉयल सोल्जर की तरह प्रदर्शित करने का काम करते थे। ये इसका मैं एक और किस्सा जो है आपको सुनाना चाहता हूँ, दिखाना भी चाहूँगा मैं। ये कच्छ का रण है और वहाँ पे आप देख सकते हैं पंड्या साहब और उनकी जो अर्धांगिनी है, धर्मपत्नी है, वो फिर किसी गीत और गाने पे जो है, वो नाच रहे हैं। एक चीज़ हमको ये देख के समझ में आ रही है, अब ये ऑब्ज़र्वेशन है, ये हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम थोड़ा बहुत हम संगीत जानते हैं, हम तानसेन तो नहीं लेकिन हम कानसेन हैं और सुर और रिदम और लय, इन सब चीज़ों को थोड़ा समझते हैं। इनको देख के हमको ये ज़रूर लगता है, इनको ये कहीं न कहीं जो है वो चूक रहे हैं। जब हमने ओरिजिनल ये पूरा विथ म्यूज़िक सुना था, तो हमने देखा कि ये लय में नहीं है, ना सुर में है, ना रिदम ठीक है। और फिर भी खैर मुख्यमंत्री का पीआरओ बने रहने के लिए सुर, रिदम और लय की कहाँ ज़रूरत होती है। तकदीर अच्छी चाहिए और फिर जो है आपकी एक स्किल होनी चाहिए कि उस पद पर कैसे बने रहें। तो वो तो उन्हें बिल्कुल देखने को मिलती है। आप देख रहे हैं, अब तक थे वो और अभी उनको जाना पड़ा है, ये बताया जा रहा है ना? तो ये ज़िंदा दिल छवि बनाने की भी उनकी कोशिश रही है और जैसे मैं आगे कह चुका हूँ कि एक अगले कार्यक्रम में मैं कहा था मैंने कि चंदा इकट्ठा करना अपनी 2 संस्थाओं के लिए नेशन फर्स्ट और फिर वो इंडियन लायंस उसमें भी अपने पद का बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इस्तेमाल
किया हुआ है। एक और मैं वीडियो आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ, आप देखिएगा उसको। इसकी भी आवाज़ तो हमने म्यूट की हुई है, पर आप दृश्य देखिए, क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जब आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब ने जब इस चीज़ की घोषणा की कि भैया सब लोग जो हैं वो अपने घर में, बालकनी में, गैलरी में, छत पे, अपने कंपाउंड में आ जाए और ज़ोर-ज़ोर से जो है वो थाली पीटे। जितना हो सके उतना जो भी बर्तन हाथ में आता है उसको पीटना शुरू कर दें और एक साथ करते रहें और फिर दिया भी जलाएँ, या तो रोशनी करें या कुछ करें। इसका लॉजिक क्या था? इस बात की आज तक ना हमको पता है, मुझे लगता है कि जो भी थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस लेवल रखते हैं, बुद्धिमत्ता थोड़ी बहुत रखते हैं, मुझे लगता है उनको आज तक उनको भी नहीं पता है, कि ये इससे इससे क्या सिद्ध होने वाला था, क्या साबित होने वाला था और हमको क्या हासिल हुआ ये करके, ये पता नहीं चला। जैसे वो पता नहीं चला कि नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ, वैसे ही ये थाली पीटने से और शंख बजाने से, आप देख रहे हैं शंख भी बजा रहे हैं, ये सब करने से क्या फ़ायदा हुआ? लेकिन ये सब किया और जहाँ वो रहते हैं, ये वो अपना उनका वो सरकारी बंगला है गांधीनगर का। वहाँ वो सपरिवार रहते हैं, वो, उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी बेटे की बहू और उनके 3 जो है बेटे के संतान, ये सब रहते हैं। और देखें आप, इसका बाकायदा ठीक से वीडियो शूट करवाया गया है ताकि इसको फिर प्रोपेगेट किया जा सके। किसी भी तरह जो है वो दरिद्र भाई की नज़रों में भी जो है इसको पहुँचाया जा सके कि देखिए सर, आप, हम तो आपके सिपाही हैं, आपने बोला ये करो, हम थोड़ी किसी चीज़ में दिमाग लड़ाते हैं। आपने कहा करो मतलब कि हमने कर दिया। हम थोड़ी वो है कि जो हर चीज़ में तर्क पूछेंगे कि गुरु ये थाली पिटवाने से, शंख बजवाने से क्या होने वाला है? हम, आपने कहा हमने कर दिया और देखिए हमने सबसे आगे रह के किया हुआ है। और आगे अगर इसमें आप देखेंगे तो फिर जो है इनकी जो धर्मपत्नी जी हैं, आशा जी और हितेश पंड्या साहब, ये आपको दिखेंगे फिर वो अ, कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए, और वो आपको वो भी दिखेगा कि वो है दोनों ही दिख रहे हैं। उनके आस-पास के सोसाइटी में रहने वाले जो भी लोग हैं, आपको कोई और दिख नहीं रहा है। जैसे ये उत्सव मनाया जा रहा हो, जैसे ये कोई हमने चीन पर जीत हासिल कर ली हो। और नहीं, अगर आप चीन पर जीत हासिल करो तो आप फिर आप इससे भी बड़ा उत्सव मनाओ तो बड़ा बड़ा सहज लगता है आपको। तो ये कुछ उस तरह का उत्सव मनाया जा रहा था जिसके पीछे की वजह किसको नहीं पता। लेकिन ये सबसे आगे बढ़-चढ़ के कर रहे हैं। इनके आस-पास के घरों में कोई जो है इस चीज़ को नहीं कर रहा है, लेकिन वो कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ये लगातार साबित करते रहना था कि वो बहुत ही वफ़ादार हैं। दूसरी बात, उनको ये साबित करना रहनी पड़ती है कि भैया और भी लोग देखें कि मैं अपने साहब की हर कोई बात का कितना ख़्याल रखता हूँ, उनके द्वारा कही गई हर चीज़ को कैसे फ़ॉलो करता हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है, ये हितेश पंड्या साहब को हितेश पंड्या साहब बनाती है। आप देखिए, उन्हीं का परिवार है और कोई दिख ही नहीं रहा है और शंख बज रहा है, ठीक है? और ये जो इनकी धर्मपत्नी जी हैं, अब वो गाना गा रही है, कुछ श्लोक, कुछ मंत्र का उच्चारण भी कुछ कर रही थी और कुछ, जहाँ तक मुझे याद है, एक वो गाना भी था कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, ऐसा कुछ था मेरे ख्याल से। और कुछ मेरे ख्याल से गायत्री मंत्र थे, ये सब थे। और ये निकल पड़े हैं कोरोना में, घर में रह के, घर से बाहर ना निकलने की बात थी, ये निकल पड़े हैं घर का दरवाज़ा खोलने और गा रहे हैं, बजा रहे हैं। इनको देख के आपको ये लगता है ये बड़े सुपरफिशियल लोग हैं भाई। मतलब कि कुछ लोग होते हैं ना, कुछ क्या, अब तो देश में बहुत सारे ऐसे तो बहुत बढ़ गए हैं, जिनको कैसे भी करके ये, उनकी एक सोच होती है कि भैया कुछ भी करो लेकिन हमको भी जो है थोड़ा पहचानो, हमारा चेहरा भी तो है, मतलब हम भी फेमस होने चाहिए। हम में कुछ क्षमता है कि नहीं, लेकिन हम है तो सही। तो हमें भी जो है वो एक फ़ेम मिल जाए, हमको भी लोग कुछ माने, कुछ गिने और हमारी भी कहीं वाहवाही हो।
अगर ऐसे नहीं तो वैसे, चाहे कैसे भी, है ना? ये इनकी तादाद देश में बढ़ती जा रही है और ये जो ट्रोल नगर के ट्रोलवासी जो है, मैं मानता हूँ वो भी उन्हीं का हिस्सा है कि मतलब कुछ भी लिख दो ताकि नोटिस तो कोई हमको कर ले। तो ये जो हमने दिखाया हितेश पंड्या साहब के बारे में आपको बताया, कैसा लगा आपको? ये ज़रा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर अगर अच्छा लगता है तो हमेशा कहते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें, कराएँ चैनल को 4 पीएम को और शेयर करें, पसंद करते हो तो लाइक भी करें साथ-साथ और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।